नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वस्थ किसान में। दोस्तों, उम्र का धागा कब और कैसे खुलता जाता है पता ही नहीं चलता। बचपन जवानी के रास्ते से गुजरता हुआ कब बुढ़ापे तक पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। जी हाँ, ये एक ऐसा पड़ाव होता है जब वृद्धावस्था एक मुसीबत बन जाती है और इसी उम्र में तरह तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी होने लगती है। अब देखिए ना, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चूंकि बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए ठंड में उन्हें कब्ज या गैस्ट्रोसाइटिस जैसी समस्याएं की परेशानी होने लगती है। मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में परेशानी, हाई ब्लड प्रेशर और सबसे बड़ी बात, उन्हें साइकोजेरिएट्रिक प्रॉब्लम भी होने लगती है। अकेलेपन और बोरियत से डिप्रेशन होना, ऐसी बहुत सारी समस्याओं पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस उम्र में कौन सी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो आज के कार्यक्रम का विषय है बढ़ती उम्र के साथ सर्दियों में कैसे रहें सतर्क, सावधानी और जागरूकता। अगर बढ़ती उम्र में आपको या आपके बुजुर्गों को कोई समस्या है, उनके जीवन को सरल और सुगम बनाना चाहते हैं, तो हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर के.एस. आनंद। आप दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, जो खास तौर पर बताएंगे कि बढ़ती उम्र में सिरदर्द और माइग्रेन एक आम समस्या जो होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है और जीवन को किस प्रकार आसान बनाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। इसके साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय कुमार। आप दिल्ली के एम्स में जेरिएट्रिक मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो खासतौर पर वृद्धावस्था में होने वाले रोग और समाधान पर प्रकाश डालेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। जब शोर अच्छा न लगने लगे, अखबार बिना खोले पड़ा रहे, टीवी चलता रहे और गर्दन झुकाए गहन निंद्रा में वो सो जाए, तो समझिए शरीर की ऊर्जा चुकने लगी है और अंग प्रत्यंग झुकने लगे हैं। देखिए उम्र के इस पड़ाव को, जब कपकपाती हाथें ढूंढती है समय के इशारों को और मोटे शीशे भी नहीं पहचान पाते अक्षरों को। जी हाँ, यही तो है वृद्धावस्था। उम्र का ये दौर होता ही कुछ ऐसा है जब जोड़ों में दर्द, मोतियाबिंद, मधुमेह, हृदय और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां होने लगती है। गौरतलब है कि 50 के बाद हमारे शरीर के हार्मोन्स बदलने लगते हैं, शरीर के मेटाबॉलिक गतिविधि भी धीमी पड़ जाती है। तब जरा सी बात पर दुखी हो जाना, नकारात्मक भावों में घिर जाना और चिड़चिड़ापन जैसी अनेक समस्याएं होने लगती है। यह समय एक ऐसा समय होता है जब चलने फिरने में परेशानी और गिरने का खतरा बढ़ जाता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, नजरों से भी कम दिखना और भूलने की बीमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। फिर इसी बीच चुपके से काला मोतिया बिना किसी आहट के आंखों की रोशनी भी छीन लेता है। बस यही कारण है कि जिंदगी के इस दौर में बहुत से लोगों को डर सताने लगता है, अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां होने लगती है। लेकिन क्या सचमुच बुढ़ापा एक परेशानी है? हालांकि उम्र का मुट्ठी से रेत की तरह धीरे धीरे फिसलना तो शाश्वत सत्य है, इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन संभाला जरूर जा सकता है। और संभालने का बेहतर तरीका है बढ़ती उम्र में प्रोटीन युक्त भोजन लेना, जो हमें दाल, टोंड दूध और अंडे से प्राप्त होता है। विशेषज्ञ भी जहां 45 के बाद महिला और पुरुष दोनों को साबुत अनाज, दालें, सूखे मेवे, फल लेने की सलाह देते हैं, वहीं स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी काम के साथ निरंतर जुड़े रहना,
नियमित योग और व्यायाम करना भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे बुढ़ापा अभी दूर है, लेकिन उनकी जीवनचर्या अनियमित है। बता दें कि ऐसे लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं तो होती ही है, उनकी जिंदगी में बुढ़ापा भी समय से पहले आ जाता है। इसलिए जरूरी है इस उम्र में सकारात्मक नजरिए की। एक शोध के अनुसार जो लोग अपनी उम्र के बढ़ने को सकारात्मक रूप से लेते हैं, उनकी उम्र 7.5 यानी 7.5 साल बढ़ जाती है। लेकिन जो कहते हैं उनको सताता है बुढ़ापा, सचमुच उनके जीने के अंदाज बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं। लेकिन जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, मैं समझता हूं कि उसी शख्स के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जहाँ तो ये एक मार्मिक और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट उस चुनौतीपूर्ण जीवन की जिसे जरूरत है बेहतर ढंग से जीने की। आइए बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर आनंद, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप भी ऐसा मानते हैं, क्योंकि जब भी वृद्धावस्था की बात आती है तो लोग ये सोचने लगते हैं कि अब जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर हम आ गए जहां समस्याओं की झड़ी लगने वाली है। तो क्या आप भी इसे चुनौतीपूर्ण मानते हैं, और अगर ऐसा है तो कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं? बुढ़ापा और जो जिसको हम 60 साल के बाद में कहते हैं या सीनियर सिटीजन, ये एक बहुत चैलेंज है। इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि पहले एक्टिव लाइफ में रहते हैं, जैसे कोई बंदा रिटायर हो गया तो कह मैं सब कुछ कर लिया अब मैं आराम करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसको। क्योंकि इसी एज में कई तरह की बीमारियां आती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जोड़ों की बीमारी है, आँखों में कम दिखना या कम सुनना। तो इनसे सबका आपको प्रिपेयर रहना है, जिसका कि पहले उसको पकड़ेंगे तो उससे हम उसका समाधान कर सकते हैं। जी डॉक्टर विजय, बताएं हमें कि क्या वजह है कि उम्र के इस पड़ाव में बीमारियां बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बीमारियां घेरने लगती है हमें, और कौन कौन सी वो आम स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो इस वक्त हो सकती है, इस पड़ाव पर हो सकती है? सिर्फ एक एज के कारण अपने आप को बूढ़ा मान लेना कि मैं 60 साल का हो गया हूं तो मैं आज से बूढ़ा हो गया हूं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। एज सिर्फ एक नंबर है। अगर आप अपनी जीवन शैली को बिल्कुल ठीक रखें तो एक 90 साल का आदमी भी बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। अमिताभ बच्चन जी की जो एज है, उन्हीं की एज के जो दूसरे लोग हैं वो एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी एक्टिव हैं, एक जवान आदमी से ज़्यादा वो काम करते हैं। तो सारा फ़र्क जो है वो आपकी साइकोलॉजी का है कि आप अपने आप को बूढ़ा मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मेरा घर में या मेरा किसी फाइनेंशियल उसमें या मैं अब प्रोडक्टिविटी मेरी कम हो गई है। तो ऐसा नहीं है। आप जो एज सिर्फ एक नंबर है, आप उसको छोड़ के अपने आप को हमेशा इन्वॉल्व रखिए, अपने ब्रेन को हमेशा यूज करते रहिए, तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। जी, तो यानी कि आपकी बातों को अगर सरल करके बोलूं तो जो बुढ़ापा जिसे हम कह रहे हैं वो शारीरिक अवस्था से ज़्यादा मानसिक अवस्था है कि अपने आप को लोग बूढ़ा समझ लेते हैं, और ऐसा करने से बचना चाहिए। डॉक्टर आनंद, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि वो सामान्य स्वास्थ्य समस्या जिसकी बात हम कर रहे हैं किस किस तरह की हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे सचेत रहने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो पैरालिसिस है, स्ट्रोक, ये काफ़ी कॉमन है, क्योंकि इस एज में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होता है, तो स्ट्रोक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और दूसरा जो है भूलना, यादाश्त जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं, उसकी भी संभावना बहुत बढ़ जाती है ओल्ड एज में। तो तीसरा है कि एक बीमारी कंपन की बीमारी होती है जिसको हम पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। उसमें हाथ में कंपन आ जाती है, बॉडी अकड़ जाती है और काफ़ी स्लोनेस आ जाती है, धीमापन आ जाता है। तो ये 3 खास बीमारियां हैं जो वृद्धावस्था में कॉमन है। जी बिल्कुल। तो ये कौन कौन सी और बीमारियां हो सकती है, उससे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम के पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर राम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राम सिंह जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो राम सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम जी। अपना सवाल पूछिए।
मैं पूछ रहा हूँ साहब, मेरे उम्र 70, मेरा नाम राम सिंह राजपूत है जी, और मैं सिरकम्बा से बोल रहा हूँ। मेरे पेट में जो तकलीफ है, खाना खाने के बाद में आटी उठती है तो दस्त लगते हैं। उससे मैंने इंदौर में भी इलाज किया, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं आती है। तो आपके स्वास्थ्य केंद्र में मैंने लगाया हूँ, तो मेरे को ये तकलीफ हटने के लिए क्या सुझाव देंगे? जी डॉक्टर विजय, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? ये जो इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बहुत से बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम होती है कि पेट से संबंधित उनको वो रहता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो बुजुर्गों को अपना धीरे धीरे, एक तो थोड़ा थोड़ा करके उनको खाना चाहिए। ठीक है। सिर्फ हम जो दिन में 3 बार खाना खाते हैं उस पे निर्भर ना रह के दिन में कम से कम 6 या 7 बार आप खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए। और जो ये बता रहे हैं कि इनको पेट में मरोड़ वगैरह होता है, तो उसके लिए एक तो इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको कभी पखाने में या लैट्रिन में खून वगैरह आता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अगर आपका वज़न कम हो रहा है बिना किसी जो इनवॉलंटरी वेट लॉस हम बोलते हैं कि आपका वज़न कम हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उस केस में आपको जांच कराने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ थोड़ा सा उम्र के साथ साथ जो है पेट संबंधित बीमारियां, पेट जो पहले नॉर्मल एक जवान आपके, जब आप जवान थे तब जैसा होता है वैसे ही उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसे ही आपका जो अंदर की मशीनरी जो होती है वो भी थोड़ी वीक हो जाती है, तो उसमें वो थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करके जो 3 जो वार्निंग साइंस हैं, वज़न कम होना या जो आपका कोई कभी खून वगैरह निकल रहा है, तो वो सब चीज़ें अगर ध्यान में रखें तो उसके लिए फिर जांच कराने की जरूरत है। ऐसे में जब पता है कि इस उम्र में पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है, तो क्या अपने खान पान में लोगों को बदलाव कर लेना चाहिए? किस तरह की जो खान पान की आदत है उन्हें अपनानी चाहिए? सबसे पहला तो ये है कि उनको खान पान, इस उम्र में भूख थोड़ा कम लगती है, तो इसके कारण वो खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, या दिन में एक बार 1 रोटी खाई और उसके बाद वो खाते ही नहीं है। तो इसमें कंपलसरी है कि उनको दिन में कम से कम 5-6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं। वो एक बार में 3 रोटी अगर नहीं खा सकते तो दिन में 4-5 बार करके खाना खाएं। और प्रोटीन, कैल्शियम और ये सब जो है, दूध अपनी आहार का हिस्सा जरूर रखें उसको। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। गोविंद दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। गोविंद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो गोविंद जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये पूछ रहा हूँ मैम। जी जी, अपना सवाल पूछें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे सिस्टर है, उसके 35 साल की उम्र है। हेलो जी। अरे मैं बोल रहा हूँ मेरे सिस्टर के वो पीछे कमर के यहाँ पे दर्द होता है, डॉक्टर के वहाँ बताए आर्थराइड की समस्या। ठीक है, क्या उम्र है इनकी? उनकी उम्र 35 साल की। जी ठीक है। तो क्या इलाज भी करवा रहे हैं अभी इनका? जी हाँ, मंदसौर में वो बड़े अस्पताल में इलाज कराया। ठीक है, क्या करें इस तरह की समस्या में, बताएं। इनको जो समस्या है, जो कमर में दर्द की समस्या है, वो बहुत बार जो है डिस्क जो होता है उसकी वजह से होता है। तो उसका एक बार MRI वगैरह करके देखना होगा और उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में एक बार दिखाना चाहिए कि असल में उसका कारण क्या है। तो उसके लिए नसों संबंधित उसकी बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए उनको थोड़ा जांच की ज़रूरत होगी। तो एम्स या किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल किसी बड़े चिकित्सालय में ज़रूर आप जाएं और पूरी जांच करवाएं। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी एजिंग की, यानी कि वृद्धावस्था का जो समय है, जो पड़ाव है, उसमें कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं और किस तरह से अपनी जिंदगी को जिंदा दिली के साथ आप बिता सकते हैं। इस पर हमारी बातचीत जारी है और देश के 2 जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और समस्याओं का निदान हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। धर्मवीर सिंह जी इस वक्त बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मेरा सवाल ये है, रखिएगा। हल कि मेरी जो यूरिनरी ब्लैडर की जो वाल्व है वो मोटी हो गई हैं जी, और किडनी में जो स्टोन है, ये प्रॉब्लम है जी। अपनी उम्र भी बताएं धर्मवीर जी। 64 जी। डॉक्टर आनंद, क्या आप उनको सुझाव देंगे? जी आइए निदान के लिए बात करते हैं विशेषज्ञ से। जी, जैसे ये कह रहे हैं इनको किडनी में स्टोन है और पेशाब करने में दिक्कत है, तो इस स्थिति में इनको एक यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कि स्टोन किस साइज का है। स्टोन की वजह से किडनी में रुकावट तो नहीं आ रही, रुकावट आने का किडनी कभी कभी बड़ी हो जाती है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, और कभी कभी किडनी फेल भी हो सकती हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये एक यूरोलॉजिस्ट जो किडनी स्पेशलिस्ट पर जाएं, अपनी जांचें कराएं, स्टोन होने का कारण क्या है और उसका आगे समाधान करें। और जो ये बता रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल थिकन हो गई है, तो ये एक सिम्टम है, एक साइन है कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है। तो उसकी जांच इन्हें पूरी तरह करानी पड़ेगी। अगर इनके पेशाब में कभी खून आया है या तो एक बायोप्सी एक करते हैं, सिस्टोस्कोपिक दूरबीन से दूरबीन डाल के वहाँ से बायोप्सी कर लेते हैं, उससे पता लग जाता है। तो इनको थोड़ा इसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, यूरोलॉजिस्ट से कराना होगा। बिल्कुल धर्मवीर जी, यानी कि अपनी समस्या को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए और जो पूरी तरह से जो टेस्ट होने चाहिए वो जरूर कराएं। इस वक्त आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने शुरू में ही बताया था कि वृद्धावस्था में जो आम समस्याएं होती है उसमें याददाश्त की समस्या भी होती है। लोग कई बार नाम भूल जाते हैं या घर की कोई चीज़ कहाँ रख दी है ये भूल जाते हैं, और शोध ये भी बताते हैं कि ये समस्याएं महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा होती है। क्या वजह है और कुछ बताना चाहेंगे इस पर विस्तार से? जैसे बॉडी का हर एक अंग एज होता है, वैसे ही ब्रेन जो है उस पे जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो आस्ता आस्ता कम हो जाते हैं एज के साथ। तो उसमें भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, जिसमें कि आम लक्षण है, जैसे कि व्यक्ति ने कहीं चाबी रख के भूल गए, या कभी खाना खाया फिर दोबारा मांगने लग गए खाना, और या किसी का नाम याद ना आना। नाम जैसे कोई आम चीज़ें हैं, जब घर में कोई व्यक्ति चमचा मांग रहा है तो चमचे का नाम नहीं आएगा, वो दे दो, तो या किसी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा जो कि क्लोज रिलेटिव होते हैं, वो आए तो नाम याद नहीं आता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कोई बाहर गए तो रास्ता भूल जाते हैं, अपने रास्ता घर किसी और के घर में चले जाए, रास्ता भूल जाना। और कभी कभी एडवांस स्टेज में ऐसा भी होता है कि उनको अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता है। अच्छा, वो कहीं भी यूरिन निकल सकता है, वो भी हो जाता है। और इसके साथ साथ बिहेवियर चेंजेस बहुत होते हैं, जैसे कि गुस्सा आना और डिप्रेशन होना, और साइकोसिस कहते हैं, जिसके कभी उनको चीज़ें दिखती हैं, कोई आगे कुछ नहीं होगा, हेलुसिनेशंस होते हैं, आगे उनको लगा कोई व्यक्ति खड़ा है, ऐसे भी लक्षण हो सकते हैं। तो क्या ये शुरुआती दौर के आप संकेत बता रहे हैं, क्या ये समस्या और ज़्यादा गंभीर रूप भी ले सकती है? गंभीर रूप ले सकती है। एडवांस स्टेज में बिल्कुल व्यक्ति बेडरिडन हो जाता है और उसको पेशाब और उसका लैट्रिन का पता नहीं लगता है, और उसको देखने के लिए एक व्यक्ति चाहिए पूरा केयर करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको पहचानना, जल्दी पहचानना चाहिए। जैसे कि जो बारी बारी यदि भूलना हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत स्पेशलिस्ट जाना चाहिए, क्योंकि ये भूलने की बीमारी, डिमेंशिया, जिसको अल्जाइमर डिजीज भी कहते हैं, वो हो सकती है। और इसको यदि अर्ली हम पकड़ें तो कुछ दवाइयां हैं जिससे हम इसको बीमारी को रोक सकते हैं। जी डॉक्टर विजय जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये माना जाता है कि जो बुजुर्ग हैं वो भूलेंगे ही, इसे एक आम समस्या मान लिया जाता है और लोग ये समझते हैं कि इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन क्या ऐसा है कि इसका कोई उपचार नहीं है? क्या किया जा सकता है? जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग इसको अपनी उम्र के साथ जोड़ लेते हैं।
वो बोलते हैं कि बूढ़ा सठिया गया है, मतलब 60 के पार हो गया है, तो ये तो भूलना आम बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हर कोई भूलता है, वो एक बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप खाना खा के आपका बुजुर्ग जो है घर में दोबारा खाना मांग रहा है, या उसको अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम याद नहीं आ रहे हैं, या वो कोई वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी, जैसे उसको जो चीज़ चाहिए वो उसका नाम अपने दिमाग में नहीं ला पा रहा है, तो ये सब जो है अर्ली जो संकेत होते हैं इस चीज बीमारी के। तो अगर इसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया जाए तो इसके लिए कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं और कुछ जो है इस जो भूलने की बीमारी है इसके रिवर्सिबल कॉजेज हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं, जैसे हाइपोथायराइड है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। तो उनकी अगर जांचें टाइम से हो जाएंगी, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो ये बीमारी जो है आगे बढ़ने से, जो सर ने बताया कि बेड रिडन होने तक भी ले जा सकती है ये आपको। और गाँव में आपने देखा होगा बहुत से बुजुर्ग जो है वो धीरे धीरे उनका कंट्रोल नहीं रहता है, यूरिन पे भी कंट्रोल नहीं रहता है और अपनी बातों पे भी कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो उनको कमरों में बंद कर दिया जाता है। यानी कि इसको बस उम्र का एक हिस्सा मत मान लीजिए, इसका इलाज है और इसका पूरा इलाज आप करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाल लेते हैं। अमित कुमार जी औरंगाबाद बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो अमित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर आनंद, यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर महिलाओं के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि उम्र बढ़ने के साथ उनकी किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। महिलाओं में जैसे हम शुरू में बताया था कि जो भूलने की बीमारी है वो कम होती है, उसमें उसका कारण ये है कि उनके हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन होता है, वो थोड़ा प्रोटेक्टिव होता है। वो जब तक मीनोपॉज तक उनको डिमेंशिया का जो प्रॉब्लम, भूलने की बीमारी प्रॉब्लम है, वो कम होती है पुरुषों के मुकाबले में। ये हार्मोन का इफेक्ट है जो उनको बचाता है। पर जैसे ही वो मीनोपॉज क्रॉस करते हैं तो जो रिस्क है डिमेंशिया होने का वो बराबर है, दोनों पुरुष में और महिला में बराबर हो जाता है। जी। और बीमारियां जो उनमें होती है, पुरुषों में होती है, वही हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ होना और हार्ट की बीमारी होना, स्ट्रोक होना और या रसोली होना। मानसिक समस्याओं की बात हो रही है यहाँ पर, तो मैं एक आंकड़े पर अगर नजर डालूं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत को गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त की अगर बात करें तो लगभग 5.6 करोड़ लोग अवसाद से ग्रसित है, जबकि 3.8 लोग चिंता के विकारों में फंसे हुए हैं। तो जाहिर है इनमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी काफी तादाद होगी। क्या वजह है और इनसे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है कि मानसिक जो समस्या है उनसे दूर रह सके? सबसे बड़ा जो कारण जो है वो है अकेलापन जी। जो आज हमारा जो शिफ्टिंग हुआ है फैमिली स्ट्रक्चर का, मतलब ज्वाइंट फैमिली से जो हम सिंगुलर फैमिली में, जो रूरल से अर्बन में जो ये शिफ्टिंग हुआ है, इसकी वजह से हमारे बुजुर्ग जो है अकेले रह गए हैं। जो पढ़ा लिखा तबका था उनमें भी बुजुर्ग जो हैं वो यहाँ रह गए, उनके बच्चे विदेश चले गए हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें भी बुजुर्ग गांव में रह गए हैं, उनके बच्चे जो हैं कमाने के लिए शहरों में आ गए हैं। तो उन बुजुर्गों के पास बात करने वाला कोई नहीं है। उनके डॉक्टर विजय, यहाँ पर मुझे आपको रोकना पड़ेगा और बुजुर्गों की इस समस्या पर हम जरूर बात करेंगे, अकेलेपन पर। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। अमित जी औरंगाबाद बिहार से एक बार फिर से जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अमित जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ हेलो जी, अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। हेलो जी। मेरा सवाल है कि मेरे अंकल को पेट जब सोते हैं ना तो उनके पेट में बहुत ज्यादा गैस उत्पन्न होता है। उनके पेट की समस्या है, तो खाने के बाद मतलब क्या पानी पीना चाहिए या क्या उसका कोई निदान? ठीक है, बताएं। ये जो गैस की समस्या है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बुजुर्गों में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक तो खाना थोड़ा करके खाएं, दूसरा खाना खाने के बाद थोड़ा कम से कम आधे घंटे वॉक करें और अपने बेड को थोड़ा सा तकिया वगैरह लगाएं अगर आपको ज़्यादा गैस की समस्या है। और
जो जिन चीज़ों से आपको ज़्यादा गैस बनती है, जैसे कुछ लोगों को दूध या दूध से बनी चीज़ों से ज़्यादा गैस बनती है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें, तो उनसे उनको गैस की समस्या से निजात मिलेगी। जी डॉक्टर विजय, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप अकेलेपन पर बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारे परिवार और समाज की भी भूमिका होती है, और जब इस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति को परिवार में अनुपयोगी समझ लिया जाता है और समाज से भी वो कटने लगते हैं, तो उनकी जो मानसिक अवस्था है उस पर इसका कितना असर पड़ता है? ये हम जो मरीज देखते हैं, हमारे पास जो बुजुर्ग आते हैं, तो उनसे आप 5 मिनट बात करते हैं तो उनका दर्द जो है उनकी आंखों में छलक आता है कि उन्होंने जो अपने बच्चों को इतना प्यार से पाला पोसा था, वो बच्चे जो है आज उनके पास उनसे बात करने के लिए टाइम नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो इसमें ये अकेलेपन वाला है। अपने बुजुर्गों से आप बात करिए। आप कहीं भी सर्विस कर रहे हैं, सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो पहला फ़ोन आप अपने मम्मी पापा को करिए। आप कहीं भी रह रहे हैं, पहला फ़ोन अगर उठते ही आप कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवन उनकी ही देन है। जिस दिन आप उनको सम्मान भाव से सिर्फ उनसे डेली बात भी कर लिया करेंगे तो उनका डिप्रेशन जो है आधा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा जो है, अगर आपको जैसे जो एंडोजिनस डिप्रेशन हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक कॉजेज जो होते हैं, तो उसके लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए रेगुलर दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए। उसके लिए किसी बाबा या किसी ऐसे झाड़ फूंक वालों के पास ना जाके, अगर कोई ऐसे अवसाद से ग्रस्त है, उसको चिड़चिड़ापन हो रहा है या बिहेवियर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाके या फिजिशियन के पास जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स हैं वो नहीं बनते हैं, उसी वजह से डिप्रेशन होता है। तो उसका इलाज जो है वो दवाइयाँ हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। विष्णु जी पश्चिम बंगाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका विष्णु जी, अपना सवाल। हेलो मैम। जी हेलो मैम। जी हेलो विष्णु जी, अपना सवाल। मेरे को काफी दिनों से मेरे को कॉलेज की, मेरा तब उम्र है 30-31 साल है। मेरे को काफी दिनों से मेरे गले को बुखार है। जब भी ठंड लग जाता है गले को दर्द होने लगता है। कोई भी खाना मुझे ठीक से नहीं पा रही हूँ जी। इसलिए मेरे को बहुत दिनों से तकलीफ है। जब भी साल में 2 बार होती है, जब भी ऋतु परिवर्तन होती है ना मैम, और जब ठंड आ जाता है उसके बाद पहली बार जब गर्मी आ जाता है, ऐसे साल में 2 बार आता है। ये समस्याएं ज़्यादा होती है। थोड़ा कुछ लोगों का जो है इम्यून सिस्टम जो है, हमारी बॉडी की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा वीक होता है। जैसे ही मौसम बदली होता है तो एनवायरनमेंट में वायरस और बैक्टीरिया जो हैं वो भी बदली होते हैं, तो वो उन पे अटैक करते हैं और इससे उनको समस्या होती है। तो उसमें यह है कि आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए और जो भी एंटीबायोटिक का जो भी कोर्स है वो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर आनंद, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे अकेलेपन पर, मानसिक स्वास्थ्य पे बात हो रही है, परिवार की जिम्मेदारी तो है कि अगर आप बदलाव देख रहे हैं बुजुर्ग के अपने व्यवहार में, तो आप भी उनके साथ नरमी से पेश हैं। लेकिन बात आती है कि एक जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का जो है पूरा एक अंतर आ जाता है। तो ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो अपने जीवन में किस तरह से बदलाव करे, वो किस तरह से तालमेल बैठाए ताकि वो भी अपने आप को उतना ही समाज से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ रख सकें? सबसे पहले तो जैसे कि व्यक्ति रिटायर होता है, अकेलापन आ जाता है, तो उनको सोशली एक्टिव रहना है। जैसे कि वो घर में है, जो वेलफेयर एसोसिएशन है उनमें पार्ट करें या मंदिर जाएं, जिसमें अपने आप को व्यस्त रखें। यदि अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी, आपको डिप्रेशन की समस्या आएगी नहीं। या अपने कोई ना कोई अपनी हॉबी है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, पढ़ें, अखबार डेली पढ़ें और कोई नॉवल पढ़ें या फिर जो भी ब्रेन एक्टिविटीज़ करते रहें जिससे कि वो व्यस्त रहें। बिल्कुल, ये बहुत यानी कि इस पड़ाव का आप सीधे सीधे सदुपयोग कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के भागम भाग में जो चीजें पीछे छूट गई है, आपके शौक जो पूरे नहीं हो पाए हैं, उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। इस तरह से खुद को भी गतिविधियों में शामिल रखें, अपने दिमाग को भी एक्टिव रखें, तो कई समस्याओं से आप बचे रह सकते हैं। इसी के साथ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल
जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी एजिंग की, यानी कि वृद्धावस्था में भी आप किस तरह से स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर आनंद, आपसे जानना चाहूँगी कि ये आम धारणा है कि उम्र बढ़ने के साथ नींद घटने लगती है, तो क्या ये एक मिथक है या सच्चाई है? और जैसे कि हम जानते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए पूरी नींद लेना ज़रूरी है, तो किस तरह की समस्याएं हो सकती है अगर ये एक सच्चाई है? नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे देखा गया कि जैसे उम्र बढ़ती है स्लीप साइकिल थोड़ी चेंज हो जाती है। ज़्यादातर व्यक्ति दिन में सोने लग जाता है तो वो रात को नींद नहीं आती है। अपना जो स्लीप हाइजीन है उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। स्लीप ना आना एक डिप्रेशन का भी लक्षण है। तो यदि नींद प्रॉपर नहीं आ रही है या नींद बीच बीच में उठ रहा है व्यक्ति, तो उसको ध्यान रखना चाहिए नींद जो कम से कम 6 से 8 घंटे नींद जरूर होनी चाहिए, जिससे कि वो उनको नेक्स्ट डे ड्राउजी नहीं रहेंगे और अपना जो क्लैरिटी रहेगी। जी जी बिल्कुल। मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि कुछ लोगों की जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है कि उनको बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। तो जो बीपीएस जो हम बोलते हैं कि गदूद बढ़ जाता है उनको, उससे बार बार पेशाब आता है। या कुछ लोग शाम को चाय पीते हैं तो उससे भी उनको रात में बार बार पेशाब आता है, तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो नींद जो कम आ रही है उसके बेसिकली आपको देखना है कि आपको नींद आने में प्रॉब्लम है या आपकी नींद रात में टूट रही है। तो वो चीज़ें आपको देखनी है कि उस हिसाब से फिर आपका उसको आगे, और जो क्योंकि हमारा दिमाग थकता नहीं है, क्योंकि हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते नहीं है कि हमारा दिमाग थके, तो उससे नींद हम कम आती है और हम जल्दी सो जाते हैं तो उससे फिर जल्दी उठ भी जाते हैं। तो ये एक समस्या है। डॉक्टर विजय, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी सर्दियों की, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और जो बुजुर्ग हैं उनके मन में एक तरह का खौफ होता है सर्दियों के मौसम को लेकर, क्योंकि उनकी कई स्वास्थ्य समस्याएं इस वक्त काफ़ी बढ़ जाती है। अगर दमा के मरीज़ हैं तो उनकी समस्या बढ़ सकती है, जोड़ों के दर्द की जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती है। ऐसी और कौन सी समस्याएँ हैं जो सर्दियों के मौसम में बढ़ सकती है और किस तरह से उन्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए? सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो परेशान करती है वो है सांस की समस्या। जिन लोगों जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं या जो महिलाएं चूल्हे पे काम करती थी, अब तो प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना की वजह से चूल्हे से दूर हो गई हैं, लेकिन जो बुजुर्ग जो आज के दिन जो बुजुर्ग अवस्था में है उनको सबको चूल्हे पे काम करना पड़ा है, तो उन सबके जो फेफड़े हैं धुएं के कारण वीक हो गए हैं। तो उन लोगों को इस मौसम में आते ही खांसी जुकाम और ये सब निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सर्दी से बचाव रखें, गर्म कपड़े वगैरह पहन के रखें। और दूसरा ये है कि आजकल एम्स में अभी टीकाकरण हो रहा है, फ्लू वैक्सीन आ रहे हैं और न्यूमोकोकल वैक्सीन आ रहे हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है एक तरह का वैक्सीन, जैसे बच्चों में टीकाकरण होता था ऐसे ही अब बुजुर्गों का भी टीकाकरण हो रहा है उस बीमारी से बचने के लिए। क्योंकि आप सब हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो बहुत से बुजुर्ग जो है आपको वेंटिलेटर पे आईसीयू में मिलेंगे सिर्फ इस निमोनिया की वजह से। तो इसको रोकने के लिए बचाव बहुत ज़रूरी है, तो आप वैक्सीन लगवाएं, न्यूमोकोकस वैक्सीन और वैक्सीग्रिप या जो फ्लू का वैक्सीन टीकाकरण को जरूर यहाँ पर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज मौर्य जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम। जी हेलो, सवाल पूछिए नीरज जी। जी मैडम, मेरा सवाल ये है मैडम, मेरे को डिप्रेशन रहता था पहले। मेरी उम्र 36 साल की है जी, और डिप्रेशन के कारण मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने मेरे को ब्रेन की गोलियां दी। ठीक है। तो उससे मेरे को थोड़ा रिलीफ लगा है। तो मेरा ये सवाल था कि जैसे पहले मेरे को चीजें जो याद रहती थी, जैसे पढ़ता था मैं जब जी, तो वो चीजें मेरे को अभी मतलब थोड़ी कभी बार भूल जाता हूँ मैं उस चीज को। पहले मैं भूलता नहीं था, पहले जैसे मैं कभी कोई काम करा तो याद रहता था मेरे को वो, बाकी अभी मैं भूल जाता हूँ उस काम को। ठीक है। तो मैडम क्या प्रॉब्लम है? जी, डॉक्टर आनंद को सुझाव देना चाहेंगे आप यहाँ पर?
जैसे कहने डिप्रेशन है उनको, क्योंकि ये जो उसमें भूलना कभी कभी हो जाता है, इसको हम कभी कभी सूडो डिमेंशिया कहते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट कभी कभी आते हैं कि भूलना, बारी बारी भूल रहे हैं, ये हो जाता है, तो ये कॉमन है। और इसका मेन कारण है टेंशन, तनाव जी। तो यदि अपने टेंशन तनाव से दूर रहेंगे तो ये डिप्रेशन से भी दूर रहेंगे। और दवाइयों का सेवन रेगुलर करें, जिससे कि ऐसे होता है इसमें दवाई 2 हफ्ते लेकर छोड़ देते हैं। डिप्रेशन का इलाज कम से कम 1.5 साल चलता है, रेगुलर दवाई लें, बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है डॉक्टर विजय, आप भी कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं? मैं यही सुझाव देना चाह रहा था कि कई बार जो है जो दवाइयाँ चल रही होती है डिप्रेशन की, उनका भी साइड इफेक्ट होता है, तो अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे एक बार कंसल्ट करिए कि इनका कोई इस दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं है कि मुझे मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जो है पूरा कम्प्लीटली लें जब तक आप नॉर्मल ना हो जाएं। डिप्रेशन सिर्फ आपको नहीं है, डॉक्टर्स को भी होता है, हर किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। उसे एक जैसे बीपी होता है, शुगर होता है, ऐसे ही डिप्रेशन है, वो भी एक बीमारी है। वो ऐसा ये नहीं है कि मेरे को डिप्रेशन कैसे हो गया। लोगों में जो टैबू है, ये जो स्टिग्मा है, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको दूर किया जाए। जी। इस वक्त आपने बीपी और डायबिटीज़ की, मधुमेह की बात की है। इसकी समस्या जो बुज़ुर्ग हैं उनमें भी रहती है, तो उनको क्या करना चाहिए? डॉक्टर आनंद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वृद्धावस्था में इन चीज़ों की समस्या से अगर जूझ रहे हैं, मधुमेह है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो उन्हें किस तरह एहतियात रखना चाहिए? हाइपरटेंशन खास करके सर्दियों में ऐसा देखा गया कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक तो ठंड से नसें सिकुड़ जाती हैं और खान पीन भी ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में, इस कारण से बीपी जो है बढ़ जाता है। तो इसको रेगुलर नपवाएं बीपी को। यदि बीपी ज़्यादा है तो दवाई की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है सर्दियों में, खास करके एल्डरली में। यदि ऐसा, और दूसरी बात बहुत मुख्य है, दवाई कभी भी सडनली छोड़नी नहीं चाहिए। यदि आप दवाई सडनली छोड़ देंगे बीपी की, तो कभी कभी बीपी इतना तेज हो जाता है दिमाग की नस फट सकती है और पैरालिसिस हो सकता है। तो पहली बात तो इसको दवाई को बीपी रेगुलर चेक कराएं, दवाई रेगुलर लें और अपने जो फिजिशियन का कांटेक्ट में रहें। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं। देवव्रत जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। देवव्रत जी, टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा और सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, अपना सवाल पूछिए। ठीक है जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरा ये सवाल है कि रुबेला और इंजेक्शन लगे थे रुबेला और खसरा के, उससे मेरे पूरे शरीर में गर्मी से खुजली होती है। जब कोई काम करने लगता हूँ तो उससे खाज होने लगती है। जी डॉक्टर विजय, हाँ कुछ अगर आप सवाल जैसा कि बता रहे हैं कि इनको पूरे शरीर में खुजली हो जाती है, तो सर्दियों में जो है ड्राइनेस जो है बढ़ जाती है, तो इनको नारियल तेल या पैराफिन जो है उसकी मालिश करनी चाहिए। और फिर भी अगर नहीं हो रही है ठीक, तो उसको किसी प्रॉपर स्किन डॉक्टर को दिखा के उसका चमड़ी की जो एलर्जी है टेस्ट वगैरह करा के उसका प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। स्वस्थ किसान में आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी एजिंग की और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर विजय, जैसे पूरी बातचीत में जो आ रही है बात, जो अधिकतर समस्याएं होती है वो अकेलेपन और उससे अवसाद और उससे जो चिंताएं जो लोगों को होती है, इसकी वजह से समस्याएं आ रही है। इनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? अपने दिनचर्या में किन चीज़ों को वो शामिल कर सकते हैं ताकि इन चीज़ों से बच सकें? दिनचर्या में जैसे बीपी शुगर भी लोगों को आजकल बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनको अब मॉर्निंग इवनिंग वॉक को छोड़ के अपने घर में ही वो अगर योग या मेडिटेशन पे ध्यान दें, अगर वो उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि बीपी शुगर आप चेक कराते रहे रेगुलर, और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं
अपनी मॉर्निंग डोज लेके जाइए, घर से खा के जाइए, और अपने सारे टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं पुरानी वो साथ अपने लेके जाइए। और जब भी आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, जैसे एम्स में लोग आते हैं तो सुबह सुबह खाली पेट आ जाते हैं, तो उनको खाना खा के आना चाहिए या अपने घर से कुछ खाने का साथ लेके आना चाहिए। उनको लगता है कि यहाँ पे जाते ही हमारे आज खाली पेट टेस्ट होंगे, ऐसा किसी भी हॉस्पिटल में होता नहीं है। वहाँ पे आपको जाके पहले डेट वगैरह मिलती है, उसके बाद ही फिर अगले दिन आपके पहले डॉक्टर देखता है, उसके बाद फिर अगले दिन आपके टेस्ट होते हैं। तो खाली पेट जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मरीजों को चांस रहता है कि उनका शुगर बहुत डाउन हो सकता है, और अगर आप बीपी की दवाई लेके नहीं जाएंगे तो आपका बीपी शूट अप होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है कई बार, तो लिफ्ट वगैरह में जगह नहीं मिल पाती है। तो ऐसे मरीजों को अपनी दवाई लेके जानी चाहिए। और तीसरी बात है कि ये लोग जो है, जैसे कोई ट्रेजेडी होगी या किसी फंक्शन में अगर ये जाते हैं, अपनी दवाइयाँ वगैरह घर भूल जाते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी दवाइयाँ मिस कर देते हैं। जैसे ये डोज मिस करते हैं तो उनको उनके साइड इफ़ेक्ट होने के, जो लकवा वगैरह होने के चांसेस, हार्ट अटैक वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और कॉलर जुड़ गए हैं, भगवान सिंह जी मध्य प्रदेश से, इनसे बात करते हैं। भगवान सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हेलो भगवान सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि लकवा मारने का जिक्र हुआ है, डॉक्टर आनंद आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे स्थिति में क्या किया जाए तुरंत, और बचाव के लिए भी क्या कुछ कर सकते हैं? जी, लकवा यदि किसी व्यक्ति को तो बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे लकवा हो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो यदि हम 4.5 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं तो एक दवाई है जिसको नस के माध्यम दी जाती है, उसको देने से क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है और लकवा बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि 4.5 घंटे के बाद जाएंगे तो वो दवा नहीं दी जाती है। सबसे पहले तो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचना है। दूसरा, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो इसके रिस्क फैक्टर हैं, जब से हम बात कर रहे हैं, बीपी को कंट्रोल रखना है, शुगर कंट्रोल रखना है, अपना जो डाइट कंट्रोल रखनी है, मोटापा कंट्रोल रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेनी है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आगे लकवा ना हो। जी, और ये भी जानना चाहूँगी डॉक्टर विजय आपसे कि जोड़ों के दर्द की समस्या और ख़ासतौर पे ठंड के मौसम में काफ़ी बढ़ जाती है और बुज़ुर्गों में ये काफ़ी समस्याएं होने लगती है, उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सर्दियों में जो है आपकी जो ब्लड वेसल, जैसे सर ने बताया था कि वो सिकुड़ जाती हैं, तो आपके जोड़ों में जो है और मसल्स में उनका लचीलापन थोड़ा कम हो जाता है, तो इस वजह से आपके जोड़ जो है अकड़ जाते हैं। तो इस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस या दूसरी भी जो आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है वो सर्दियों में बढ़ जाती हैं। तो ऐसे मरीजों को एक तो गर्म कपड़े वगैरह पहन के रखने चाहिए, अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश करनी चाहिए, और घर पे ही योग वगैरह करते रहना चाहिए, ताकि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाके ही अपने शरीर का लचीलापन बनाए रख सकते हैं। आप घर पे ही योग वगैरह करके अपने मसल्स को लचीला बना के रख सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नागेंद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश से। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैडम, नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह जी बोल रहा हूँ। मैडम, हमारे यहाँ पर जो ये माइनस से नीचे का जो टेम्परेचर रहता है, इसमें बुजुर्गों को जैसे बुखारी वगैरह और कमरे बंद, तो इससे जो सांस की थोड़ी प्रॉब्लम भी रहती है। साथ में सुबह सुबह क्या योगा वगैरह, सैर वगैरह तो वाजिब है ही नहीं हिमाचल में, लेकिन इसके साथ साथ जैसे इनके साथ के जो बुजुर्ग हैं वो क्या ब्रांडी 1-2 पैग लेते हैं तो वो ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं। तो ये क्या ये वाजिब है, उचित है लेना? और साथ में जो सूप वगैरह या चिकन सूप, मीट सूप वगैरह, तो और क्या क्या प्रिकॉशंस ऐसे माइनस टेम्परेचर और स्नो बाउंड एरियाज के लिए उचित रहेगी? ये डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा। धन्यवाद मैडम। जी, आइए जानते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि चिकन सूप या दूसरे जो गरम जो तरल पदार्थ हैं वो ये लेने से इनको अच्छा लगता है, तो ये बिल्कुल ले सकते हैं। और ऐसे बर्फ़ वाले इलाकों में मैं इनको कहूँगा कि अंगीठी वगैरह को, तो क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनाती है, वो बहुत जहरीली होती है, उसको ये अवॉइड करें। और अपने जो बुज़ुर्गों को खासकर जो है सर्दी में बाहर ना निकलें। वो
जितना हो सके वो अपने घर के अंदर रहें और घर के अंदर ही जो योग वगैरह करें। तो क्योंकि जितना इनका ठंड से एक्सपोजर से बचाव रखेंगे उतना ही ये, अगर एक सर्दी अगर कोई बुजुर्ग निकाल देता है तो इसका मतलब 1 साल निकाल देता है। जी, तो बिल्कुल आपको सुझाव मिल गया, मुझे उम्मीद है कि इस पर ज़रूर अमल करेंगे। और डॉक्टर आनंद, यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जब उम्र बढ़ती है तो कमज़ोरी भी आने लगती है, और ये कमज़ोरी कई वजहों से भी हो सकती है। हो सकता है कि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या की वजह से कमज़ोरी हो, लेकिन ये मान लिया जाता है कि उम्र बढ़ी है तो कमज़ोर होंगे। तो क्या ये सही है, और क्या इसके ताकत के लिए भी कोई दवा या कुछ लेना चाहिए? आप क्या सुझाव देंगे? कमज़ोरी को हम फटीग कहते हैं, बॉडी में बिल्कुल वो जान ना रहना, काम करने में, इसके कई कारण हैं। जैसे कि पहले बात करें, डिप्रेशन में भी ऐसे लगता है बॉडी में जान नहीं है, काम करने की क्षमता कम हो गई है। और इसके कई जैसे शुगर है उसमें भी कमजोरी आ जाती है, थायराइड प्रॉब्लम्स में कमजोरी आ जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से कमजोरी। तो इसका विस्तार में इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका विस्तार में इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, पता लगे इसका कारण क्या है। ये कारण पता लगेगा तो इलाज हो सकता है। आजकल हमारे यहाँ एक फ्रेलिटी एक टर्म आया है, जो कि जो कमज़ोरी और जो ये बता रहे हैं इसके लिए होता है कि आप अपनी उम्र के जो दूसरे जो आपके साथी हैं उनसे आप जल्दी थक जा रहे हैं, उनसे आप जल्दी वीक फील कर रहे हैं। तो उन सब के लिए प्रॉपर एक डायग्नोस्टिक टूल होता है उसको डायग्नोज करने के लिए। और हर जो बुजुर्ग है सिर्फ उम्र के हिसाब से कोई कमज़ोर नहीं होता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको प्रॉपर जो है डायग्नोसिस की ज़रूरत है कि आपका हीमोग्लोबिन वगैरह कम तो नहीं हो रहा है, या आपको कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, करण सिंह जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हेलो करण सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मैडम जी, मैं जानना चाहूंगा कि मेरी मिसेज को 2 साल हो गए, पैरालाइज की बीमारी है। जी मैं सुन पा रहा हूँ मैडम। ठीक है। जी, क्या सुझाव देंगे डॉक्टर आनंद? डॉक्टर साहब से सुझाव लेना चाहूंगा जी, क्या करना चाहिए मुझे, और ये बीमारी किस तरह से ठीक हो सकती है? जी जी। उनकी उम्र कितनी है? जी उनकी उम्र है 36 साल मैडम। देखो, ये यंग स्ट्रोक है, इसका जो मुख्य कारण है, जो स्ट्रोक 50 साल से पहले हो जाता है, यंग एज में हो जाता है, 40 साल से पहले हो जाता है, उसको हम यंग स्ट्रोक कहते हैं। तो इसके कारण अलग हैं। पहले इसका कारण पता करना चाहिए कि हार्ट की बीमारी से हुआ है या हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम से हुआ है, ये पता करना पड़ेगा, उसका इलाज करना है। जो स्ट्रोक हो गया उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर रेगुलर व्यायाम जो है, एक्सरसाइजेस करनी है, और जिससे कि हाथ पैर में कंट्रैक्चर वगैरह ना हो, और अपना फिजियोथेरेपिस्ट का रेगुलर करें, और इसका कारण पता करें कि इसका कारण क्या है, जिसके कारण से स्ट्रोक हुआ है यंग एज में। तो उसके कारण का पता लग जाएगा तो उसका इलाज संभव है। जी, और अब समय आ गया है कि जल्दी जल्दी से हम कुछ सवाल ले लेते हैं, और बिल्कुल जल्दी जल्दी से उनके जवाब यहाँ पर डॉक्टर साहब हमें देंगे, बिल्कुल 10 सेकेंड में। यहाँ पर डॉक्टर आनंद, सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि बुढ़ापा आना ही है तो इसकी तैयारी हम कब से और कैसे कर सकते हैं? इसकी तैयारी बहुत पहले से करनी चाहिए, स्कूल एज से शुरू हो जानी चाहिए। लाइफस्टाइल को अपने कंट्रोल रखना है, क्योंकि जो बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा जो हम अपने बचपन में जो एक तो डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, और अपने बीपी वगैरह चेक नहीं करवाते हैं, शुगर चेक नहीं करवाते हैं। इसको पहले ही सब चीज़ें जो बीमारियां हैं उनको पहले ही पकड़ना है, जिसके कारण बुढ़ापा सुखमय हो। डॉक्टर विजय, आपसे जानना चाहूंगी कि बुजुर्गों को घर में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए घर में किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए? घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिखराव ना रखें, कि इधर उधर चीज़ों को ना रखें। दूसरा है कि घर में आप लाइटिंग प्रॉपर रखें। आपने देखा होगा लोग जो है बाथरूम में 0 वाट का बल्ब लगाते हैं, मतलब वहाँ पे जाके उनको इतनी परेशानी होती है। वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से बुजुर्ग जो हैं वो सर्दियों में बाथरूम में गिर के उनकी कुल्ले की हड्डी टूट जाती है और बेड रिडन हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है कि आप घर में लाइटिंग वगैरह अच्छी रखें, और उसमें जो अगर कोई बुजुर्ग गिर जाता है तो उसकी कुल्ले की हड्डी का ऑपरेशन वगैरह कराने की कोशिश करें। जी, डॉक्टर आनंद, आपसे सवाल ये है कि क्या भरपूर नींद न लेने से भूलने की समस्या हो सकती है? ऐसे में आप बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि नींद प्रॉपर नहीं होगी तो अगले दिन दिमाग जो होगा वो सुस्त रहेगा, और इससे नींद की प्रॉब्लम से हो सकती है।
जी, और आखिरी सवाल डॉक्टर विजय आपसे कि बढ़ती उम्र में खूबसूरत और जिंदा दिली से किस तरह से जिया जाए, क्या सुझाव देंगे आप? अपने आप को जिंदा रखिए, अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, अपने ब्रेन को आप यूज करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा, अगर उसे यूज करना छोड़ देंगे तो ख़त्म होता चला जाएगा। तो अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, अपने आसपास कॉलोनी में गरीब बच्चों को पढ़ाइए, या आप अपना जो अनुभव है, इतने सालों का अनुभव है, उसको यूज करिए, सोसाइटी के काम आए वो। जो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आप सोसाइटी को दीजिए, तो आप जो अपना अनुभव है वो अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चे नहीं सुन रहे दूसरे को बच्चों के साथ उसको शेयर कीजिए। आप अपने अनुभव को अपने अंदर ना रखें, उसको शेयर करें। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। और दोस्तों, इसी के साथ आज हमने बात की हेल्दी एजिंग की। डॉक्टर आनंद और डॉक्टर विजय, बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम जानकारी के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी जागरूकता इस बात का प्रमाण है कि आप लगातार फ़ोन करते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण हम बहुत सारे फ़ोन नहीं ले पाते हैं। पिछले सप्ताह स्वस्थ किसान में हमारे पास बहुत से मेल आए हैं। दर्शकों ने कई स्वास्थ्य संबंधी समाधान जानना चाहा है। प्रयागराज से ध्रुव कुमार को पूरे शरीर पर खुजली की समस्या है, जो अक्सर रात में ही परेशान करती है। डॉक्टर ने लोशन दिया था, बावजूद इसके फ़ायदा नहीं हुआ है। वहीं कानपुर के सरोज अनवर की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, उन्हें सर्दी, खांसी और जुकाम की शिकायत रहती है। प्रयागराज से ही रश्मि पांडे जी ने पूछा है कि उनकी 14 साल की बेटी को फिंगर बाइटिंग की समस्या है, काफ़ी मशक्कत के बावजूद इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश है कि हम बहुत जल्द हमारे देश के बड़े विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर हों, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें लिखिए। हमारा पता है दूरदर्शन किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सप्ताह मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें और खुश रहें। नमस्कार।